हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जो गाउसियन पूर्णांक को समुच्चय वाला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब उसी के तरह का एक क्वेश्चन हो रहा है, तो उसको देखिए। तो यहाँ पे देखो एक नई चीज़ है कि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, तो अपन इसको थोड़ा शॉर्ट रूप में करेंगे। तो देखिए, अब सिर्फ कीजिए कि m प्लस एन अंडर रूट टू, जहाँ पे m और n वो पूर्णांक है, बिलोंग्स टू z, आकार की वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई वास्तविक संख्या का समुच्चय है और उसमें इस प्रकार की संख्या है। ये क्या होना चाहिए? संख्याओं के योग तथा गुणन के लिए वलय होना चाहिए। प्रूफ करवा रहा है क्या ये एक खंड क्षेत्र है। ठीक है, तो सेम ये जो अभी आपको क्वेश्चन करवाया है आंशिक पूर्णांकों का समुच्चय, उसी तरीके से होगा। अवयव है वो आपको इसमें लेने आने चाहिए। उसमें m प्लस एन का n था, इसमें n प्लस एन अंडर रूट टू। उसमें वास्तविक काल्पनिक संख्या यानी सम्मिश्र संख्या का समुच्चय था, और यहाँ पे केवल वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, तो इसको आर नाम दे देते हैं। तो आर में अवयव किस प्रकार से हो जाएगा? m प्लस एन अंडर रूट टू, ये कोई एक अवयव हो जाएगा जहाँ पे m n बिलोंग्स टू z। आपको दिखाना है कि r है तो प्लस और डॉट के लिए क्या है, एक वलय है, यानी r प्लस डॉट एक वलय है। तो सारी कंडीशन आपके सामने है, करते हैं। प्रूव करना आर प्लस डॉट एक वलय है, तो उसके लिए क्या प्रूव करना होगा? आर प्लस वो क्रमनिधि में ग्रुप है, जो डॉट संकीर्ण है वो साचरी है, और गुणन की योग पर वर्तनशीलता सत्य है। ठीक है, इतनी कंडीशन आपको दिखाना है। अब कुछ कंडीशन आप उनको शॉर्ट रूप में अप्लाई कर सकते हो, तो देखिए। पहली कंडीशन आर प्लस क्रमनिधि में ग्रुप है, तो कुल 5 कंडीशन थी इसकी। दो अभी ले लेंगे आदमी, तो यहाँ पे चेंज होगा m और n, और अंडर रूट टू ऐसे का ऐसे फिक्स रहेगा। m1 प्लस m1 अंडर रूट टू, m2 प्लस m2 अंडर रूट टू। a प्लस बी वही इसकी डिफ्रेंशिएशन के लिए की कंडीशन। का योग करोगे n1 प्लस m2 अंडर रूट टू कॉमन, n1 प्लस n2 बिलोंग्स टू r। क्योंकि n1 प्लस n2 बिलोंग्स टू z और n1 प्लस n2 बिलोंग्स टू z। n1 n2 जहाँ पे z के अवयव है।
योग संख्या आर में सम, ठीक है। इस तरीके से इसमें पूर्णांक के प्रॉब्लम में नहीं पूछा है, ये कंडीशन और कम हो जाएगी। ओके, करो यहाँ तक। बात कर लेते हैं गुणन संक्रिया की। तो m1 प्लस n1 अंडर रूट टू डॉट n2 प्लस n2 अंडर रूट टू, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। m1 n2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2n1 n2 प्लस एक का हो जाएगा अंडर रूट टू वाला, तो यहाँ से अंडर रूट टू m1 n2 प्लस m2 n1 इंटू अंडर रूट टू बिलोंग्स टू r। क्योंकि m1 n2 प्लस 2n1 n2 और m1 n2 प्लस n2 n1 ये दोनों अवयव किसके हैं? z के, ठीक है। आप इनमें कोई भी मान रख के देख सकते हैं। गुणन संक्रिया भी क्या है? आर में सम बनता है। साथ में तीन अवयव लेते हैं और कंडीशन आपको पता ही है, तो यहाँ पे आपको बोल सकते हो वास्तविक संख्या वो योग के लिए क्या होती है? साचरी होती है। और यहाँ पे आर है, वो क्या है? वास्तविक संख्या है। इसका मतलब आर भी क्या होगा? योग के लिए साचरी है। ये चीज का थोड़ा सा शॉर्ट रूप है ताकि ये जल्दी हो जाए, क्योंकि एग्जाम टाइम में इतना होगा नहीं कि इसको आप अपना पूरा कर सको, तो कुछ ही कंडीशन आप इनको शॉर्ट रूप में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हल भी करके देख सकते हो, वही आएगा। एक आपको करवा चुके हैं, उस तरीके से आप करके देख लें। m प्लस n रूट टू बिलोंग्स टू r, m n बिलोंग्स टू j। अगेन क्या हो जाएगी तत्समता की? m प्लस n रूट टू और यही वापस आना चाहिए, इसमें क्या जोड़ देंगे? जीरो। आप लेकिन इसको यहाँ पे ऐसे लिखोगे 0 प्लस 0 अंडर रूट टू, और 0 यहाँ पे जेड में है, इसका मतलब इस अस्तित्व का, इस जो अवयव है इसका आर में अस्तित्व है। तस्मक अवयव का अस्तित्व है। सिंपल कंडीशन को दिखाते हैं।
एक अवयव ले लिया प्रतिलोम अवयव के लिए। कंडीशन आपको पता ही है, तो इसका प्रतिलोम अवयव क्या हो जाएगा? माइनस एन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 रूट 2। ये आप देख सकते हो माइनस एन और आपका माइनस एन है वो होंगे जेड में। तो आर में प्रतिलोम अवयव का भी अस्तित्व है। ओके करो। पांचवी एक क्रम विनिमय था। अब जैसे इसमें आपने लिखा कि वास्तविक संख्या है वो योग के लिए साचर्य होती है, तो आर में योग संख्या वो साचर्य है। तो आप इससे पहले वाले में भी इसमें वास्तविक संख्या है और उसमें थी अपनी समिश्र संख्या है। तो आप यदि कंडीशन उसको शॉर्ट रूप में अप्लाई करना चाहो, हालांकि उसका मैंने आपको करा दिया विस्तार में, लेकिन आप उसको शॉर्ट रूप में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि समिश्र संख्या है वो योग में क्या होती है? साचर्य होती है। इसलिए वहाँ पे ना जे में योग संख्या क्या होती है? साचर्य होती है। तो आप समझ गए होंगे कहाँ पे आपको चेंज करना है। पांचवी कंडीशन क्रम विनिमय। तो वास्तविक संख्या है वो योग के लिए क्या होती है? क्रम विनिमय। आर में योग संक्रिया को क्रम विनिमय। तो इस तरीके से आपको देखो कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है कि जो आपके तस्मक अवयव है, द्विचर संक्रिया है, प्रतिलोम अवयव, इनको आप दिखा देना, साचर्यता है, क्रम विनिमयता है, इनको आप ऐसे कैसे लिख देना। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी कंडीशन को लिख दो कि उसमें तस्मक अवयव का भी अस्तित्व है, प्रतिलोम नहीं। आपको इनमें कॉम्बिनेशन बैठा के चलना है। कईयों को प्रूव करके दिखाओगे और कईयों को इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ओके, ऐसा नहीं कि आपने सभी को ऐसे लिख दिया कि उसमें तस्मक अवयव का अस्तित्व है, उसमें प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, नहीं ऐसे नहीं। उसको करके दिखाओगे कि उसका तस्मक अवयव क्या होगा, उसका प्रतिलोम अवयव क्या होगा। ओके, तो देखिए आगे देखिए। आप पहले से करने में ग्रुप है, इतना कंडीशन आप बोल सकते हो कि 5 कंडीशनों से। अब 2 कंडीशन और बच गई, उससे प्रूफ हो जाएगा। आर प्लस डॉट एक बोले हैं, एक तो गुणन के लिए साचर्यता और एक बंटनशीलता। वास्तविक संख्या है वो गुणन के लिए भी साचर्य होती है।
बाहर के गुणनखंड के लिए है वो 7 चलिए, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत सोचो तो जो कैलकुलेशन थी अपनी वो इन्हीं में थी, चाहे वो योग के लिए साचरित्र ले लो, चाहे वो गुणन के लिए साचरित्र ले लो। खास करके गुणन के लिए साचरित्र के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, उन अवयवों को रखेंगे n प्लस n अंडर रूट 2 के रूप में, तो काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, अपने किया है क्वेश्चन, आपने ध्यान से देखा ही होगा उसमें। तो इस तरीके से जो आपकी कैलकुलेशन अगर में हो रही हो बड़ी, आप उनके लिए आप इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे योग के लिए साचरित्र, गुणन के लिए साचरित्र। ठीक है, तो आप कॉम्बिनेशन आराम से बैठा लोगे। देखिए तो बात करते हैं बंटनशीलता की। तो बंटनशीलता में ऐसे करेंगे, एक को प्रूव करके दिखा देंगे और एक के लिए फिर बोल देंगे। m1 प्लस n1 अंडर रूट 2, m2 प्लस n2 अंडर रूट 2, m3 प्लस n3 अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू R, जहां पे ये सारे इसमें बिलोंग करेंगे Z में, m1 n1, m2 n2, m3 n3। तो ये देखिए कौन सी कंडीशन है, इसको पहचानिए। b प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू b डॉट ए प्लस सी डॉट ए, ये हो गई वाम बंटनशीलता। उससे अपन ने प्रूव किया था दक्षिण बंटनशीलता को, इसमें प्रूव कर देते हैं वाम बंटनशीलता को। थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा, आपके समझ में भी आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है, ये आप एक फॉर्मूला समझ सकते हो किसका है, ये वाम बंटनशीलता का, गुणन का योग पर बंटनशीलता। ठीक है, इसको प्रूव कर देते हैं, उसके बाद बोल देंगे कि इसी प्रकार आपकी दक्षिण बंटनशीलता भी क्या होगी, सत्य होगी, किसमें, आर में। ओके, तो आप यहाँ तक कीजिए, फिर अपन इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, n2 प्लस n3 प्लस n2 प्लस n3 इंटू अंडर रूट 2, ये ऐसे कैसे।
अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो n2n1 प्लस 2 n2n1 प्लस n2n1 प्लस n1 n2 अंडर रूट 2। इसी प्रकार ये हो जाएगा n3m1 प्लस n3n1 2 n3n1 प्लस n3n1 ये की बात है, इसको कैसे भी आप लिख सकते हो। इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसको कीजिए, देखिए तो देखो पहले इसको करोगे इसके साथ तो कितना मान आएगा m2 m1 प्लस यहां से इसको इसके साथ करते हो, सॉरी इसको इसके साथ करते हो तो अंडर रूट टू हो जाएगा। तो ये मान आ जाएगा n के रूट का मान, जहां n प्लस n अंडर रूट 2 था उसके रूट का मान आ जाएगा। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया n2 m1 एक पर दोनों हो रहे हैं m3 m1 ये n के रूट का मान हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अंडर रूट 2 वाले, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो n2 n1 प्लस n3 n1 और यहां से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे n2 n1 और ये n3 n1 साथ में इंटू में अंडर रूट, तो ये LHS का n प्लस n इंटू अंडर रूट 2 के रूप का मान प्राप्त हो गया। RHS को देख लेते हैं, ये अंडर रूट 2 वाले मान और ये n प्लस सॉरी जो n के रूट का मान है वो है, देखिए क्या हो जाएगा ये देखिए ये RHS की बात है, तो इसको ऐड करोगे n2 n1 प्लस n3 n1। अभी z के अवयव है तो आप इसको
इसी भी तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि जो आपका प्लस संक्रिया है वो जेड में क्या होती है, क्रमणी में होती है। एम प्लस एम थ्री एम वन, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, एम टू एम वन, वहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, एम थ्री एम वन। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा नंबर 2, क्या बचेगा, एम टू एम वन, एम थ्री एम वन, एम टू एम वन, एम थ्री एम वन। अब दोनों तरफ क्या देख लीजिए, एम प्लस अंडर रूट 2 के रूप के हैं, बिलोंग्स टू आर और समान है या नहीं है। तो आप इसको देख लीजिए, सेम अवयव है आपके, कोई भी चेंजेस नहीं है। इसी प्रकार आप इसको भी देख सकते हो, बिल्कुल ये सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर में जो आपकी वाम घटनशीलता है वो सही है। इसी प्रकार आर में दक्षिण वर्तनशीलता भी सत्य है। इसका मतलब आर प्लस डॉट एक वलय, ठीक है। तो आपने देखा इसकी जो ओवरऑल में जितनी भी कंडीशन थी उनमें केवल इस एक कंडीशन का मान है, कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। बाकी जो क्रम विनिमयता है, गुणन के लिए साचर्यता, योग के लिए साचर्यता, उसको आपने ऐसे कैसे लिखा है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी द्वितीय संक्रिया है और जो तस्मक अवयव है, प्रतिलोम अवयव और ये बंडलशीलता, ये आपको दिखाना है। उसमें से यही थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, बाकी तस्मक अवयव और प्रतिलोम अवयव के तो बिल्कुल एक एक लाइन है, ठीक है। आप उसको आराम से कर सकते हैं। अब इसको दिखाना है क्षेत्र, तो 3 कंडीशन है आसान आसान, इसको जल्दी से दिखा देते हैं। आप यहाँ तक इसको कीजिए। इकाई सहित मूल्य मतलब गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव एन प्लस एन अंडर रूट 2, यही अवयव आना चाहिए वापस, ये संक्रिया गुणन यहाँ पे आएगा 1। आप उसको क्या लिखोगे, 1 प्लस ये 0 इंटू अंडर रूट 2। 1 और 0 दोनों आपके जेड में होते हैं। इसका मतलब जो आर है वो एक इकाई सहित वलय है। तो आर में गुणन संक्रिया के लिए तस्मक अवयव विद्यमान है। आर एक इकाई सहित वलय, सिंपल सी कंडीशन है। हरण बिंदु में वलय ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए।
जैसे योग के लिए लिखा था उसी प्रकार गुणन के लिए भी दिया है कि वास्तविक संख्या गुणन के लिए भी क्रम में है, अर्थात अर्थात ए डॉट बी बराबर क्या होगा, बी डॉट है, ये आपके दोनों व्यवहार के और ये जेड के। आर एक कारण में वलय, एक कंडीशन और है कि आर के प्रत्येक शून्यतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम आर में ही विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, वो उसको लिखा देते हैं और वो इम्पोर्टेंट कंडीशन है, उसको आपको करना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ तक कीजिए। आर में अभी ले लिया m प्लस n अंडर रूट 2, mn बिलोंग्स टू z। जैसे उसका लिया था प्रतिलोम अवयव x प्लस आइटा y, इसी प्रकार इसका भी ले लेंगे a प्लस बी अंडर रूट 2। वहां पे m प्लस आइटा के रूप में था तो x प्लस आइटा y ले लिया, x और y का मान ज्ञात कर दिया। यहाँ पे m प्लस n अंडर रूट 2 के रूप में अवयव है तो a प्लस बी अंडर रूट 2 जो आपको दिया गया उसी रूप में। a और b अज्ञात है, इनके मान आपको ज्ञात करने हैं। a और b यदि a प्लस बी अंडर रूट 2 आर में विद्यमान हो गया, इसका मतलब ए और बी होनी चाहिए किसमें ना जेड में, तो आर क्या हो जाएगा, एक क्षेत्र हो जाएगा। तो देखिए तो ये आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। ये परिभाषा है प्रतिलोम अवयव। कौन सी संक्रिया के लिए, गुण संक्रिया के लिए अवयव, इसका प्रतिलोम अवयव और इसका तस्मक अवयव ए स्टार बी इज इक्वल टू ई। ओके, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एन ए और इसको करोगे तो 2 एन बी प्लस अंडर रूट 2 लेंगे कॉमन तो एन बी प्लस एन ए। ठीक है, इसकी दोनों तरफ तुलना कर दीजिए। दो समीकरण आ जाएंगे,
एक समीकरण तो एन ए प्लस 2nb इज इक्वल टू 1, और एक समीकरण आ जाएगी nb प्लस एन ए इज इक्वल टू 0। अब इनको हल कर लेते हैं। आपको मान ज्ञात करने हैं ए और बी के, तो आप इनको आसानी से हल कर सकते हो। एक बार ए को कैंसिल करेंगे, एक बार बी को कैंसिल करते हैं। तो देखिए एम ए प्लस 2nb इज इक्वल टू 1, इसको क्या लिखेंगे, एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू 0। इसको एन से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एन से मल्टीप्लाई करेंगे। एन मैंने इसे एन मैंने कैंसिल माइनस कर देंगे, यहां से देखो कॉमन आ जाएगा बी, क्या बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n। तो यहां से बी का मान क्या आएगा, बी का मान आ जाएगा n अपॉन 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, बी का मान और ज्ञात करते हैं। ऊपर वाले समीकरण है, यहाँ से आपके बार हटाना है बी को, तो यहाँ से बी को हटाओगे तो देखो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको n से और इसको n से। तो जो आपकी दूसरी समीकरण है इसको मल्टीप्लाई करोगे 2n से और इसको n से, तो ये आ जाएगा आपके पास n स्क्वायर ए प्लस 2mn बी इज इक्वल टू n, और इसको करते हो 2n से 2n स्क्वायर ए प्लस 2mn बी इज इक्वल टू 0। कैंसिल, का मान n अपॉन n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर। तो जो a प्लस बी अंडर रूट था उसका मान तो आ जाएगा कोई ना कोई, लेकिन वही बात यहाँ से आप m और n की जगह कोई मान रखेंगे तो वो p अपॉन q के रूप में आएगी, एक भिन्न के रूप में वो मान प्राप्त होगा। इसका मतलब वो आर में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लिए उसके लिए ये मान और ये मान होने चाहिए जेड में, और ऐसा संभव नहीं है। आप करवा चुके हैं, सेम वही कंडीशन है यहाँ पे भी, आप चाहे कोई भी मान रख लीजिए पी अपॉन क्यू के रूप में आएगी और वो मान जेड में नहीं होते, तो इसका मतलब आर प्लस डॉट एक क्षेत्र नहीं। उम्मीद आप समझ गए होंगे, और इससे पहले वाले में विस्तार से करवा चुके हैं, तो अभी इसको थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं।
तो आर के अवयव एन प्लस एन अंडर रूट 2 का गुणन प्रतिलोम अवयव क्या हो जाएगा, एम अपॉन एन स्क्वायर माइनस 2 एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन 2 एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 होगा। और ये आर में विद्यमान नहीं होगा, ये अवयव क्यों? इसका कारण ये कि एन स्क्वायर माइनस 2 एन स्क्वायर नॉट बिलोंग्स टू जेड और एन अपॉन 2 एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर नॉट बिलोंग्स टू जेड। और एक किसी अवयव के लिए हो भी सकता है, जैसे हुआ था आजकल वालों के लिए 1 0 इस तरीके से। तो आर के प्रत्येक शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम आर में विद्यमान नहीं है। यहाँ पे ये एक वर्ड जो शब्द है इसका बहुत ज्यादा मायने रखता है। आर प्लस डॉट एक क्षेत्र। ओके, तो ये दो क्वेश्चन थे, दोनों सेम थे और दोनों एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप इनको देख लेना थोड़ा सा शॉर्ट रूट में भी। आप और भी कहीं आपको अगर लगे कैलकुलेशन को, जैसे आपने ए और बी के मान याद किए हैं, आप और भी किसी तरीके से इनको शॉर्ट रूट में मान याद कर सको ए बी का, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो अवयव लो ए प्लस बी अंडर रूट 2 या चाहे यहाँ पे आप और भी कोई अवयव ले सकते हैं एक्स प्लस वाई अंडर रूट 2, वो मान आप याद कर देना। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके से करो। तो ये यहाँ पे यार दोनों एग्जाम्पल आपके समाप्त होते हैं। अच्छे क्वेश्चन थे, देख लेना। मिलते हैं अगली क्लास में।